स्टूडेंट्स, बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर है, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को सभी को याद है कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का फॉर्मेट पढ़ा, हाउ टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसमें मैंने बताया था कि अंडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट द फ्लो ऑफ कैश इज शोन अंडर 3 डिफरेंट एक्टिविटी, यानी कि कैश के फ्लो को 3 अलग अलग एक्टिविटी में शो किया जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड द फाइनेंसिंग। तो देखो बेटा, आज इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। कौन सी एक्टिविटी में कौन सा आइटम आता है ये मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। देखो, जैसे इलस्ट्रेशन फर्स्ट है, ये एक्टिविटी से रिलेटेड है कि ये जो ट्रांजेक्शन दिए गए ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश इक्विवेलेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपके पास नीचे जो ट्रांजेक्शंस दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का है, फाइनेंसिंग का है, या फिर इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाए। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कैश सेल। अब आप देखो, कैश में गुड सेल आउट करते हो, ये बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी से बिलोंग करता है, तो इसको आप क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, अगर आप अपने डेटर से पैसा रिसीव करते हो तो ये भी बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी का पार्ट है, इसको भी किस में इंक्लूड करेंगे? ऑपरेटिंग में। परचेज ऑफ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग खरीदी, आपको बताया था कि किसी भी फिक्स एसेट्स को परचेज और सेल करने से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो अगर आपने बिल्डिंग को परचेज किया तो ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। सेल ऑफ बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग। इशू ऑफ शेयर कैपिटल और डिबेंचर, अगर आप शेयर इशू करते हो, डिबेंचर इशू करते हो या कोई भी सिक्योरिटी इशू करते हो तो ये फाइनेंस से रिलेटेड होती है। इनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है फाइनेंस का अरेंजमेंट करना। तो ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? फाइनेंसिंग में। बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, अपने खुद के ही शेयर्स मार्केट से बाई बैक कर लेना, इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। डिविडेंड पेड, अब देखो डिविडेंड पेड को आपने दोनों जगह दिखाया था, याद करो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड किया जाता था और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड को लेस किया जाता था। अब बात आती है कि ऑपरेटिंग है या फाइनेंसिंग है। देखो बेटा, एक्टिविटी ये फाइनेंसिंग ही है। हम लोग अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय डिविडेंड पेड को लेस करके चलते हैं नेट प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट के बाद। तो देखो, हम उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वापस ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम होता है और वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मेन पार्ट होता है। तो आप इसको क्या मानेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानेंगे। तो ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। इसी प्रकार इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन बाय फाइनेंस कंपनी। अब देखो, कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर आइटम किसी एक कंपनी के लिए ऑपरेटिंग, तो दूसरी के लिए इन्वेस्टिंग और तीसरी के लिए फाइनेंसिंग हो सकता है। तो देखो, इसमें कह रहा है कि भाई अगर एक फाइनेंस कंपनी है, अब फाइनेंस कंपनी का काम क्या होता है? लोगों को पैसा उधार देना, लोगों का पैसा डिपॉजिट रखना। उनका मेन इनकम सोर्स क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट उनको देना भी पड़ता है, इंटरेस्ट उनको मिलता भी है। तो ये कह रहा है कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन बाय फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट पे करना उसकी रूटीन एक्टिविटी का पार्ट है, इट मींस इट्स ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर वो एक नॉन फाइनेंस कंपनी जिसका मेन मोटिव फाइनेंस प्रोवाइड करना नहीं है, तो उसके लिए इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? फाइनेंसिंग। कैश परचेज ऑपरेटिंग, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स ऑपरेटिंग। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर आप डिबेंचर को रिडीम करते हो या प्रेफरेंस शेयर्स की रीपेमेंट करते हो तो ये कौन सी एक्टिविटी है? इससे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर रिड्यूस होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, फाइनेंसिंग। ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तीनों पॉइंट बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी के पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे। परचेज ऑफ गुडविल, देखो गुडविल एक इंटेंजिबल लेकिन फिक्स एसेट्स है। किसी भी फिक्स एसेट्स को परचेज करना या सेल करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाता है। तो ये किस में जाएगा? इन्वेस्टिंग। सेल ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स बेचा, ये भी फिक्स एसेट्स है। अगर फिक्स एसेट्स को बेचोगे तो कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए फाइनेंस कंपनी एंड नॉन फाइनेंस कंपनी।
देखो बेटा, अगर एक फाइनेंस कंपनी जिसका काम होता है सिक्योरिटीज में डील करना, लोन देना, लोन लेना, तो उसके लिए फाइनेंस इस प्रकार की जो एक्टिविटी होगी, जैसे इन्वेस्टमेंट बेच रही है, वो उसकी रूटीन एक्टिविटी का पार्ट है, तो ये इसके लिए ऑपरेटिंग। और अगर नॉन फाइनेंस कंपनी है, वो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट सेल करती है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट एक फिक्स एसेट्स का काम करेगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय ए फाइनेंस कंपनी, अगर एक फाइनेंस कंपनी है और वो इंटरेस्ट रिसीव करती है, ऑपरेटिंग। लेकिन अगर एक नॉन फाइनेंस कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करती है, तो मैंने बताया था इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स बाय ए फाइनेंस कंपनी एंड ए नॉन फाइनेंस कंपनी, अगर फाइनेंस कंपनी भाई दूसरी कंपनियों की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, उसको डिविडेंड मिलता है, तो रूटीन एक्टिविटी का पार्ट है ऑपरेटिंग में। और नॉन फाइनेंस कंपनी अगर डिविडेंड रिसीव करती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। रेंट पे बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग। अगर रिसीव्ड होता तो इन्वेस्टिंग में। रेंट रिसीव, एक कंपनीज मेन बिजनेस इज प्रॉपर्टी बिजनेस। देखो कुछ कंपनियां प्रॉपर्टी का काम करती है, प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, प्रॉपर्टी को एक्वायर करके उनको रेंट पे देना, तो ये प्रॉपर्टी डीलर्स के काम होते हैं। तो देखो उनके लिए ये रूटीन एक्टिविटी का पार्ट है, यानी कि प्रॉपर्टी को किराए पे देना, और उसके ऊपर अगर कोई रेंट रिसीव होता है तो वो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग। और अगर एक नॉन फाइनेंस कंपनी है तो उसके अदर बिजनेस है, तो उसके लिए रेंट रिसीव कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग में। इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग में। इनकम टैक्स रिफंड, अगर इनकम टैक्स रिफंड आ जाता है तो भी ऑपरेटिंग में। बैंक बैलेंस, अब देखो बैंकों में जो बैलेंस है, दिस इज नॉट ए ट्रांजेक्शन, इट इज कंसीडर एज कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, अगर बैंक में कोई शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डिपॉजिट करा रखा है तो वो भी कैश इक्विवेलेंट। और इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म और मार्केटेबल सिक्योरिटी, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदते हो तो इन्वेस्टिंग में आएगा, लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदते हो या मार्केटेबल सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो कैश इक्विवेलेंट। आपको बताया था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी किसके इक्वल माने जाते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिकॉज दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एनी टाइम, किसी भी टाइम आप उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भैया। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी ये कह रहा है कि भाई क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज और नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज। अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज है तो ये क्या माने जाएंगे, और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो क्या माना जाएगा। जैसे परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ए कंपनी, किसी कंपनी की सिक्योरिटी खरीदना, किसी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटी खरीदना, यानी कि वहां पैसा इन्वेस्ट करना। अगर वो एक फाइनेंसिंग कंपनी है तो उसका मेन काम ये है, तब तो उसके लिए ऑपरेटिंग। और अगर एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो उसके लिए यही एक्टिविटी इन्वेस्टिंग कराएगी। उसके बाद ब्रोकरेज पेड फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की कीमत पे ऐड होगा, तो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग। सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ कंपनी, किसी कंपनी की सिक्योरिटी को बेचा जा रहा है, फाइनेंसिंग कंपनी का ये मेन काम है, ऑपरेटिंग। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए सिक्योरिटीज बेचना, इन्वेस्टिंग। लोन एंड एडवांस मेड, देखो लोन्स एंड एडवांस देना। अब आप देखो कि अगर आप किसी भी कंपनी को लोन या एडवांस देते हो, ठीक है, फाइनेंसिंग कंपनी का ये मेन वर्क होता है, फाइनेंसिंग कंपनी का ये मेन वर्क होता है, तो इसके लिए ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा। इसी प्रकार अगर आप एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी की बात करो, लोन्स एंड एडवांस देना क्या कहलाता है भाई। अगर नॉन फाइनेंस कंपनी का काम क्या लोगों को लोन देना होता है, उसके लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि उसने वो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, रीपेमेंट, रिसिप्ट फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांस, कोई लोन और एडवांस वापस मिल गया, ठीक है, आपने कोई लोन दे रखा था वो वापस मिल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग मतलब कि जो फाइनेंसिंग कंपनी उसका मेन काम है, तो ये उसके लिए ऑपरेटिंग, हमारे लिए इन्वेस्टिंग। हमने जो पैसा लोन के रूप में दे रखा था वो वापस आ रहा है, ठीक है।
उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी ऑपरेटिंग, इसके लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी ऑपरेटिंग, इसके लिए इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग्स ऑपरेटिंग, उसके लिए इंटरेस्ट पेड किस में जाएगा, फाइनेंसिंग। डिविडेंड पेड, इसके लिए ऑपरेटिंग और उसके लिए फाइनेंस। ठीक है बेटा। इसी प्रकार इसका थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। अच्छा, जैसे एक जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें एक दो पॉइंट करते हैं, केवल ज्यादा नहीं करेंगे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। भाई कौन सा ट्रांजिशन, इन ट्रांजिशन से कैश के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या कैश इक्विवेलेंट रहेगा, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे पहला है परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। अगर कैश में गुड्स खरीदते हो तो कैश आपके पास से जाएगा आउटफ्लो। ये चीज तो बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, आ रहा है तो इनफ्लो और जा रहा है तो आउटफ्लो। ठीक है। सेकंड पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। भाई उधार में गुड्स खरीद रहे हो, नो फ्लो ऑफ कैश, भाई कैश पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। तो मेरे ख्याल से ये चीजें तो प्लस 2 के स्टूडेंट को बताने की जरूरत नहीं होगी कि किस में कैश आ रहा है, किस में कैश जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन तक तो इस प्रकार की। अब देखो हम लोग क्वेश्चंस के मेन पार्ट के ऊपर आते हैं, जो हमारा इस सिलेबस का मेन टॉपिक है, उनसे स्टार्ट करते हैं। देखो डियर, अब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम 3 डिफरेंट एक्टिविटीज को शो किया जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब आज हम एक एक एक्टिविटी को इंडिविजुअली स्टडी करने जा रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का फ्लो कैसे निकाला जाता है, इन्वेस्टिंग से कैसे और फाइनेंसिंग से कैसे। पहले एक एक एक्टिविटी को पढ़ेंगे, फिर बाद में उनको मर्ज करेंगे। तो देखो अब आप 6th क्वेश्चन से चलेंगे। देखो 6th इलस्ट्रेशन में आपको ये कहा गया है, देखो बेटा 6th क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। आपके सामने नीचे कुछ ट्रांजेक्शंस दिए गए हैं, आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। केवल एक चीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक सिंगल लाइन बना लेंगे, सिंगल कॉलम। ठीक है। देखो बेटा पर्टिकुलर्स और अमाउंट, सीधा पर्टिकुलर एंड अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो डियर, सबसे पहले 6th इलस्ट्रेशन में कह रहे हैं आपके पास करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी दी गई है। अच्छा, नीचे कह रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज वाज ₹1 लाख। देखो क्वेश्चन को थोड़े नए तरीके से दे दिया, पूरा का पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं पूछ रहा। आप ध्यान करो कि जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं तो मैंने आपको बताया था फॉर्मेट में, सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद उसमें एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, फिर आता है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, उसके बाद हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को एडजस्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वहां तक का प्रॉफिट दे रखा है, तो उससे चलेंगे। केवल किस चीज की एडजस्टमेंट बची है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, कोई बात नहीं है। यानी कि अभी भी इस क्वेश्चन में ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी को भी हाफ में करवा रहा है, ऊपर का पोर्शन छोड़ के आपको स्टार्टिंग में क्या दे दिया, सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल दे दिया। तो यहां पे हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन
वर्किंग कैपिटल। भाई वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट इज 1, वो आपको 1 लाख रुपीस दे रही है। अब इसमें हमें केवल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट करना है। तो इसमें दो कॉलम बना लेते हैं, एक ऐड का और दूसरा लेस का। तो देखो बेटा, इसमें ऐड और लेस कीजिए। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की पोजीशन देखनी है, लेकिन मैंने आपको बताया था कुछ आइटम को छोड़ना है। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, मार्केटेबल सिक्योरिटी या करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो सारे कैश इक्विवेलेंट माने जाते हैं। तो पहला आइटम दिया हुआ है डेटर। अब आप देखो कि डेटर के 2 इयर्स के बैलेंस दिए हुए हैं 2018 और 19 के। 18 में हमारा डेटर था 80,000 का, जबकि 19 में डेटर का बैलेंस है 60,000। अब आप देखो कि ड्यूरिंग द ईयर, भाई पिछले साल 80,000 तक, करंट ईयर में 60 रह गया, तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमारे डेटर 20,000 रुपीज डिक्रीज हो रहे। डिक्रीज कब होते हैं? जब हम उनसे पैसा रिकवर करते हैं, उनसे पैसा हमें मिला है, तो उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर करंट एसेट्स डिक्रीज होती है ऐड, और अगर इंक्रीज होती है तो इसका मतलब हमारा कैश वहां पे ब्लॉक हो गया, लेस। तो फिलहाल डिक्रीज हो रहा है, ऐड करेंगे, बाय नेम दिखाएंगे, यहां पे लिखेंगे डिक्रीज इन डेटर्स। कितना डिक्रीज हो रहा है? 20,000 डिक्रीज हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा आइटम दिया हुआ है आपको, बिल्स रिसीवेबल, बीआर। देखो बीआर का लास्ट ईयर का बैलेंस था 7,000, करंट ईयर बैलेंस है 10,000, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर 3,000 रुपीज इंक्रीज हो रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल एक करंट एसेट्स होती है, और अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही हो तो उसे क्या करेंगे? लेस करेंगे। यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन बीआर, इंक्रीज इन बीआर। अच्छा, लेस के आइटम को एक बार इनर कॉलम में लिख लो, ताकि लेस के जितने भी आइटम है उनको एक साथ ऐड करके यहां पे बाहर लेस कर लेंगे, ठीक है। इंक्रीज इन बीआर। क्रेडिटर, क्रेडिटर 50 से 55, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिटर का बैलेंस 5,000 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। क्रेडिटर इज ए करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप उसको क्या करेंगे? करंट लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है उनसे पैसा मिलना, भाई उनका पैसा हमने होल्ड कर लिया, तो उसको करो ऐड। इंक्रीज इन क्रेडिटर, ₹5,000 इंक्रीज हो गए। उसके बाद बिल्स पेबल 8,000 से 6,000, यानी कि करंट लायबिलिटी प्रीवियस ईयर 8,000 थी, करंट ईयर में रह गई 6,000, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपने बीपी की पेमेंट कर दी। भाई डिक्रीज किस लिए हुआ? आपने उनकी पेमेंट कर दी, तो 2,000 रुपीज की पेमेंट करने से पैसा जा रहा है। करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो लेस, यहां पे लिख देंगे डिक्रीज इन बिल्स पेबल। कितना डिक्रीज हो रहा है? 2,000 रुपीज डिक्रीज हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,000 से 1,500। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी, ऐड करोगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितना इंक्रीज हो रहा है? 1,000 रुपीज इंक्रीज है, सॉरी 500। कितना इंक्रीज हो रहा है? 500। फिर उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, लास्ट ईयर 1,800 था, करंट ईयर में 1,600। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स होती है, ये आपके पास 200 रुपीज डिक्रीज हो रही है। करंट एसेट डिक्रीज होगी, क्या करोगे? ऐड। तो यहां पे लिखेंगे डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। कितना डिक्रीज होगा? 200। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम इज दैट इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड, जो हमने कमा ली मिली नहीं, हमारे लिए करंट एसेट्स होती है। और करंट एसेट्स लास्ट ईयर था 800, करंट ईयर में हो गया 900, इंक्रीज हो रहा है। करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होगी क्या करेंगे? लेस। तो यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन एक्रूड इनकम। कितना इंक्रीज हो गया? 100।
और लास्ट में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस इनकम है, प्रीवियस ईयर बैलेंस दिखा रखा था 700, अब है नील, यानी कि एडवांस इनकम रिड्यूस हुई। अच्छा, एडवांस इनकम का मतलब जो इनकम पहले मिल गई, अभी तक हमने उस इनकम को जनरेट करने के लिए काम नहीं किया, इनकम हमें पहले मिल गई, ये हमारे लिए क्या होती है, करंट लायबिलिटी। भाई जो इनकम आपको एडवांस में मिल जाए लेकिन आपने उसके लिए काम नहीं किया, वो आपके लिए क्या कहलाती है, करंट लायबिलिटी कहलाती है। करंट लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस हो रही है इसका मतलब पैसा आ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी अगर रिड्यूस होती है तो इसका मतलब हमने उनकी पेमेंट की है, तो हम उसको क्या करेंगे, लेस। डिक्रीज इन एडवांस इनकम, डिक्रीज इन एडवांस इनकम। एडवांस इनकम कितना अमाउंट डिक्रीज हो गया, 700 रुपीज डिक्रीज हो, ठीक। और कोई आइटम नहीं है, एडजस्टमेंट करो, टोटल 25, 1,25,700, और ये लेस का आइटम कितने का है, 5,800 रुपीज। डिफरेंस बच गया 1,19,900। देखो वैसे तो ये जो प्रॉफिट आता है इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें से टैक्स पेड को लेस और किया जाता है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में टैक्स पेड है, नहीं भाई, इस क्वेश्चन में टैक्स पेड नहीं है। अगर टैक्स पेड नहीं है तो हो सकता है इस साल टैक्स ना बनता हो, तो इसे ही क्या कहेंगे, कैश फ्लो। अब क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसको क्या कहेंगे, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये कहलाएगा नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो कितने का हो रहा है, 1,19,900 रुपीज, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 7। देखो बेटा इलस्ट्रेशन 7 में भी ये कह रहा है कि भाई एक्स लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम। इन आइटम के बाद का कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपीस का है, और आपसे कह रहा है कि भाई यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है। देखो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपसे निकलवा रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपने फॉर्मेट बना लिया। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिखा रखा है 5 लाख, लेकिन हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें मैंने बताया था 3-4 आइटम को रीएडजस्ट करना पड़ता है, चेक करो कि क्या वो आइटम है या नहीं है। एक तो डिविडेंड, दूसरा प्रपोज डिविडेंड, और तीसरा मैंने मतलब कि एक तो ट्रांसफर टू रिजर्व, दूसरा प्रपोज डिविडेंड, तीसरा इंटरिम डिविडेंड, और फोर्थ प्रोविजन फॉर टैक्स। ये आइटम है या नहीं है। प्रॉफिट दे रखे, गुडविल रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रोविजन गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड पेबल और एक्सपेंस पेबल। कहीं पर भी वो 3-4 आइटम नहीं है, ना तो प्रोविजन फॉर टैक्स है, ना ट्रांसफर टू रिजर्व है, कुछ भी नहीं है। तो सीधा आपने ऊपर लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब जो 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, इसी प्रॉफिट को प्रॉफिट बिफोर टैक्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास 5 लाख रुपीस का हो गया। अब इसमें हम लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर, एडजस्टमेंट फॉर किस चीज की एडजस्टमेंट, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। भाई उन आइटम के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट जो या तो नॉन कैश है या फिर जो नॉन ऑपरेटिंग है। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स।
ठीक है, चेक करो कौन कौन से आइटम थे। सबसे पहला आइटम दिया हुआ है गुडविल रिटर्न ऑफ। देखो मैंने बताया था अगर हम किसी भी टेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं तो वो नॉन ऑपरेटिंग भी है और नॉन कैश भी है, तो इसलिए आप इसको वापस प्रॉफिट में री ऐड कर दो। तो यहां पे लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। बेटा कितने की गुडविल आपने राइट ऑफ की है? 5000 रुपीज की, वापस ऐड कर दिया। इसके बाद सेकंड आइटम आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। आपको पता है डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है बिकॉज इट इज नॉट टू बी पेड इन कैश। आपने अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन में डेप्रिसिएशन को लेस किया होता है, तो इसे वापस ऐड करो। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, depreciation on fixed tangible assets। कितने का डेप्रिसिएशन है टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे? दैट इज 50,000, 50,000 रुपए का। इसी प्रकार लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। देखो आपने किसी फिक्स एसेट्स को बेचा जिसके ऊपर आपको लॉस हुआ होगा, आपने उस लॉस को अपने प्रॉफिट में से क्या कर रखा है? लेस कर रखा है, उसे वापस ऐड करो। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट्स 20,000 है, वापस ऐड कर दो। उसके बाद अगला आइटम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखो कई बार हम लोग अपने बिजनेस में एक्सपेक्टेड लॉस के लिए प्रोविजन बनाते हैं, दैट इज नॉट टू बी पेड इन कैश, वो भी हम कैश में नहीं देते। तो इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को वापस ऐड करो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना दिया हुआ है बेटा? 10,000 रुपीज का। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है आपके पास गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट्स। भाई कोई फिक्स टेंजिबल एसेट्स है लाइक बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ऐसी टेंजिबल फिक्स एसेट्स है जिसको बेचने से 7,500 रुपीज का गेन हो रखा है, प्रॉफिट हो रखा है। अब आपने ये प्रॉफिट अपने प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में क्या कर रखा होगा? ऐड कर रखा होगा, जबकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। फिक्स एसेट्स को बेचना आपके बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। ऐसे प्रॉफिट को आप क्या करोगे? लेस करोगे। तो यहां पे लिखेंगे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। कितने का प्रॉफिट था बेटा? दैट वाज 7,500, इसको लेस करेंगे। उसके बाद बाकी के आइटम आपके पास आगे इसके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के, और कुछ तो है नहीं इसमें, तो इन सबको एडजस्ट करो। कितना आ गया? 555, 75, 85, 85 में से 7,500 चले गए, 77,500। तो ये बच गया आपके पास 5,77,500। कौन सा प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। भाई वर्किंग कैपिटल में चेंज होने से पहले का प्रॉफिट। अब आप वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पे आ जाओ। दो पार्ट बना लो ऐड और लेस के लिए। नीचे देखो कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दी गई है, उनको एडजस्ट करो। सबसे पहला आइटम है ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट्स होती है। अब इसके फिगर दिए 2019 और 18। देखो पिछले में 18 पहले था, 19 बाद में था। अब 18 बाद में, 19 पहले। 18 और 19 का कंपेयर करो। ट्रेड रिसीवेबल 18 में था 52, 19 में है 78, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। भाई 52 से 78 हो गया, इंक्रीज हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होती है, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? लेस, क्योंकि हमारा पैसा वहां ब्लॉक हो रहा है। तो लेस में लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड
रिसीवेबल कितना इंक्रीज हो रहा है 26,000। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल के बाद प्रीपेड एक्सपेंस 2000 से 3000। भाई प्रीवियस ईयर में था 2000, करंट ईयर में हो गया 3000। प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट्स होती है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। क्या करोगे? लेस इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस कितना इंक्रीज हो रहा है? 1000 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद ट्रेड पेबल्स जो कि करंट लायबिलिटी होती है। लास्ट ईयर था 40,000, करंट ईयर में हो गया 51,000, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड पेबल्स हमारे पास 11,000 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। अब करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो आप उसको क्या करेंगे? ऐड। तो यहां पे ऐड में लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितना इंक्रीज हो रहा है? 11,000 ऐड करेंगे। और एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस पेबल यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लास्ट ईयर था 34, करंट ईयर में है 20, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंसेस पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 14,000 रुपीज रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। इसका मतलब करंट लायबिलिटी की पेमेंट की गई है, पैसा गया है, लेस करोगे तो यहां पे डिक्रीज इन एक्सपेंस पेबल, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस पेबल। एक्सपेंसेस पेबल कितना डिक्रीज हो रहा है? 41,000 रुपीज डिक्रीज हो, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, यहां से आ गया 5,87,500 और ये 41,000 रुपीज माइनस 41,000 रुपीज को लेस करोगे 5,88,500 में से 41 माइनस करोगे कितना बचेगा? 5,47,500 रुपीज। कितना बचेगा? 5,47,500। और ये क्या कहलाएगा? नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां लिख देना नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना कैश का फ्लो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, देखो बेटा नेक्स्ट 8th इलस्ट्रेशन में आपको ये कह रहा है द नेट इनकम ऑफ ब्लू स्काई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2019 वाज 4,89,000। ब्लू स्काई लिमिटेड की जो नेट इनकम है वो 4,89,000 है। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर वाज 87,000। Income for the year was arrived at after adjusting for gain on sale of land 1,05,000, loss on sale of equipment 48 and writing of cost of equity issue 25,000। देखो फिलहाल जो ब्लू स्काई लिमिटेड है उसने इस साल 4,89,000 रुपीज की इनकम जनरेट की थी, ये उसका प्रॉफिट था। और इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में कुछ आइटम को एडजस्ट किया हुआ है, जैसे डेप्रिसिएशन को, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड को, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट और राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू। इसके बाद नीचे आपके पास कुछ अदर इंफॉर्मेशन दी गई और अदर इंफॉर्मेशन के अगर हम आइटम चेक करें तो अदर इंफॉर्मेशंस के जो आइटम है उसमें इन्वेंट्री, रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश, पेबल, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग और बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स के आइटम है। तो एक तरीके से अगर आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है तो वो ही करना पड़ेगा। सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को रीएडजस्ट करोगे, आएगा आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट और उसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट को एडजस्ट करेंगे। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को भी। आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इनकम ड्यूरिंग द ईयर दिखा रखे 4,89,000। इसमें उन तीन आइटम को वापस रीएडजस्ट करना है, 3-4 आइटम जो भी बताए थे। चेक करो क्या उनमें से कोई आइटम है। भाई डेप्रिसिएशन दे रखा है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट है और राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू है। नीचे भी कोई डिविडेंड, कोई रिजर्व, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स कुछ नहीं है।
इसका मतलब फिलहाल जो 4,89,000 आपको गिवन है दैट इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहां पे आप लिख देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। $4,89,000। अब यहां पे लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर। किसकी एडजस्टमेंट? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। उन आइटम्स की एडजस्टमेंट जो कि या तो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग। देखो बेटा कौन कौन से आइटम है। सबसे पहले कह रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 87,000। फर्स्ट आइटम डेप्रिसिएशन, आपको पता है नॉन कैश आइटम है, प्रॉफिट में वापस रीएड करो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 87,000 वापस ऐड कर दिया। डेप्रिसिएशन के बाद आपको दिया हुआ था गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। भाई इस साल आपने जो प्रॉफिट अर्न किया उसमें आपके पास 1,05,000 रुपीज गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है। आपने कोई जमीन बेची, उससे होने वाला प्रॉफिट है, जबकि वो प्रॉफिट बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी से बिलोंग नहीं करता, रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। ऐसे गेन को आपने अपने प्रॉफिट में ऐड किया हुआ है तो उसे वापस लेस कर दो। तो यहाँ पे 1,05,000 रुपीज लेस करेंगे। उसके बाद अगला आइटम है लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। आपने कोई इक्विपमेंट सेल किया है ड्यूरिंग द ईयर, उसको बेचने से लॉस हो रहा है। इक्विपमेंट एक फिक्स एसेट्स होते हैं, उसको बेचने से होने वाला लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे लॉस को भी वापस लेस कर रखा है तो ऐड करो। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 48,000। उसके बाद अगला आइटम दिया हुआ है राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू। राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू, इक्विटी इशू की कॉस्ट को राइट ऑफ करना। इसका मतलब क्या है भाई, जैसे आप मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करते हो, अब इक्विटी शेयर्स को मार्केट में आपने इशू किया, उसके ऊपर कुछ खर्चे आते हैं या उसके ऊपर डिस्काउंट देना पड़ता है, तो वो कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ इक्विटी कहलाता है। उसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ किया जाता है। वैसे तो अब तो रूल ये है कि जिस साल में इनकम होता है उसी साल में राइट ऑफ कर दिया जाए। तो अगर मान लो इस साल आपने इक्विटी इशू की जो कॉस्ट है वो 25,000 रुपीज राइट ऑफ की है, दैट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, तो उसको भी आप अपने प्रॉफिट में वापस ऐड कर लो क्योंकि आपने लेस कर रखा होगा। राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू, कितने की कॉस्ट है वो 25,000 वापस ऐड करो। ठीक है, अब इनको एडजस्ट करके आपके पास कुछ अमाउंट आएगा। भाई बाकी का आइटम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के, इनको एडजस्ट करो, कितना है 1,12,755 को 489 में ऐड कर लेना, 534 चेक कर लेना बेटा, 534 ये क्या 87 और 25 112 112 160 55 ऐड करोगे 544, ठीक है 5,44,000। ये कौन सा प्रॉफिट है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। भाई वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब दो कॉलम बनाओ, एक ऐड के लिए और एक लेस। अब आ जाइए आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की सिचुएशन पे, ऐड और लेस करके। देखो बेटा हमारे पास अगला आइटम दिया हुआ है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का 2019 का बैलेंस है 167 का, 18 का बैलेंस है 185 का, 185 से 167, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री हमारी डिक्रीज हो रही है। भाई इन्वेंट्री हमारे लिए क्या होती है? करंट एसेट्स होती है। करंट एसेट्स हमारे पास क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है।
अगर करंट एसेट डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड, क्योंकि वहां से पैसा हमें मिल रहा है। तो यहां पे लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितना डिक्रीज हो रही है, 18,000 रुपीज डिक्रीज हो रही है। फिर अगला आइटम है रिसीवेबल। रिसीवेबल बोलते हैं डेटर और पीआर को। लास्ट ईयर बैलेंस था 142 का, करंट ईयर बैलेंस है 145। इट मींस 3000 के रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होती है क्या करना है, लेस, इंक्रीज इन रिसीवेबल्स। इंक्रीज इन रिसीवेबल्स कितना इंक्रीज हो रहा है, 3000, आउटर कॉलम में लिख लो। प्रीपेड एक्सपेंस 12,000 से 8,000 करंट एसेट्स है, डिक्रीज हो रहा है, एड डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। बेटा प्रीपेड एक्सपेंस कितना डिक्रीज हो रहा है, 4,000 रुपीज डिक्रीज हो रहा है। फिर दिया हुआ है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, इसका कुछ नहीं करें। हालांकि ये करंट एसेट्स है, लेकिन मैंने बताया था इसको लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे एडजस्ट किया जाता है, यहाँ पे इसको छोड़ दिया जाएगा। फिर पेबल्स जो कि लायबिलिटी होती है, पेबल्स जो अमाउंट हमें पे करना है। लास्ट ईयर था 95, करंट ईयर में 1,07,000, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर पेबल्स करंट लायबिलिटी का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो आप उसे क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्या करोगे, ऐड इंक्रीजिंग पेबल्स, इंक्रीजिंग पेबल्स 12,000 रुपीज इंक्रीज। उसके बाद एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लास्ट ईयर था 13, करंट ईयर में रह गया 9, डिक्रीज हो रहे। करंट लायबिलिटी डिक्रीज होता है, लेस, डिक्रीज इन एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है कितना, 4,000। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट का कुछ नहीं करना, मैंने बताया था, वैसे तो करंट लायबिलिटी है, बट नाउ इट इज कंसीडर एज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इसको फाइनेंसिंग में ले जाएंगे, यहाँ पे उसका कोई एडजस्टमेंट, ठीक। और कोई करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी नहीं है, एडजस्ट करो इनको, कितना आ गया 578। 5,78,000 में से 7,000 रुपीज माइनस करो 570 पर, ये आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें से टैक्स पेड और माइनस होता है। लेकिन क्वेश्चन में टैक्स पेड का कोई अमाउंट गिवन नहीं है, कोई टैक्स पेड नहीं है, तो इसे ही नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाएगा। यहां पे हम लिखेंगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाला कैश का इनफ्लो। क्लियर बेटा? तो यहाँ तक बेटा ये क्वेश्चंस थे कुछ हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ठीक है। आगे भी कुछ क्वेश्चंस है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।